नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था समाचार लेखन का और उसके अंतर्गत मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन, समाचार पत्र के लिए लेखन। और आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कौन कौन से होते हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि। इनके लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या होते हैं। ये बिजली से चलने वाले, विद्युत से चलने वाले, लाइट से चलने वाले उपकरण हैं, रेडियो, टीवी, सिनेमा, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहा जाता है। अब रेडियो के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, टीवी के लिए समाचार कैसे लिखे जाते हैं, सिनेमा में क्या और कैसे लिखा जाता है, इनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियो समाचार का अध्ययन करेंगे कि रेडियो समाचार क्या होते हैं और रेडियो समाचार कैसे लिखे जाते हैं। रेडियो समाचार, देखो, रेडियो पर प्रसारित होने वाले जो समाचार होते हैं उन्हें हम रेडियो समाचार कहते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका अध्ययन हम अभी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रेडियो है वो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम, श्रव्य का मतलब हम सिर्फ सुन सकते हैं, रेडियो में समाचार देख नहीं सकते। रेडियो में समाचार हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए इसको श्रव्य माध्यम कहा जाता है। तो रेडियो समाचार के लिए, रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार के लिए जो पहले समाचार लिखे जाते हैं उन्हें रेडियो स्क्रिप्ट कहा जाता है। रेडियो स्क्रिप्ट। देखो, रेडियो समाचार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो ये हैं कि रेडियो पर प्रसारित समाचार होते हैं वो रेडियो समाचार कहलाते हैं। पहली बात तो ये कि रेडियो समाचार किसे कहा जाता है, रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचार रेडियो समाचार कहलाते हैं। फिर है रेडियो के लिए जो समाचार लेखन किया जाता है उसे रेडियो स्क्रिप्ट कहा जाता है। रेडियो स्क्रिप्ट किसे कहा जाता है, रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उसे रेडियो स्क्रिप्ट कहा जाता है। उसके बाद 6 कतारों को ध्यान में रखकर समाचार लिखे जाते हैं। जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में देखा था कि समाचार पत्र लिखते समय 6 ककारों का ध्यान रखा जाता था, उसी प्रकार रेडियो समाचार में भी 6 ककारों का ध्यान रखा जाता है। 6 ककार कौन से हैं, क्या, कौन, कहां, कब, क्यों और कैसे। इन सभी 6 प्रश्नों के उत्तर देते हुए रेडियो समाचार लिखे जाते हैं। इसके बाद रेडियो समाचारों की जो भाषा है वो सरल, सहज, स्पष्ट एवं बोधगम्य होनी चाहिए। क्योंकि देखो, रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए रेडियो की भाषा है वो एकदम सरल, सहज, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। सबको समझ में आ जाए, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग हमें रेडियो समाचार के अंतर्गत करना चाहिए। फिर देखो, इसमें हर पंक्ति स्पष्ट एवं शब्द अलग अलग लिखे होने चाहिए। रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं तो उसमें पंक्तियां अलग अलग होनी चाहिए और शब्द भी अलग अलग होने चाहिए, ताकि रेडियो पर जो समाचार पढ़ता है उसको आसानी रहे कि कौन सी पंक्ति कब पढ़नी है, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, उसको आसानी से समझ में आना चाहिए। पंक्तियां और शब्द अलग अलग होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। फिर है मुख्य समाचार को बोल्ड किया जाना चाहिए। बोल्ड कहते हैं उसमें मुख्य समाचार को बोल्ड किया जाना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला है वो आसानी से समझ जाए कि ये मुख्य समाचार है। उसके बाद रेडियो के लिए समाचार लिखते समय क्लिष्ट एवं कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका अर्थ हर किसी को मालूम नहीं हो, कठिन शब्द हो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग रेडियो समाचारों में नहीं किया जाना चाहिए। फिर देखो, समाचार बुलेटिन आकर्षक एवं रुचिकर होना चाहिए। बुलेटिन किसे कहा जाता है, जैसे मान लो आधे घंटे का ये समाचार आते हैं तो उस आधे घंटे के समाचारों को समाचार बुलेटिन कहा जाता है। तो वो समाचार बुलेटिन है वो आकर्षक होना चाहिए, सभी को अच्छा लगना चाहिए एवं रुचिकर होना चाहिए, ताकि सभी लोग उसको सुन सके। इसके बाद देखो, मैं प्रमुख विशेषताएं बताऊं रेडियो समाचारों की, वो ये है कि रेडियो समाचार है वो निरक्षर लोग भी सुन सकते हैं। यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी रेडियो पर समाचार सुन सकते हैं। जो मतलब अनपढ़ लोग समाचार पत्र नहीं पढ़ पा रहे थे वो रेडियो में समाचार सुन सकते हैं। लेकिन इसकी एक कमी भी है रेडियो समाचार की, वो ये है कि इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख
नहीं सकते। रेडियो समाचारों का प्रमुख गुण तो क्या है कि निरक्षर लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। अब हम अध्ययन करेंगे टीवी समाचारों का। रेडियो समाचार के बाद कौन से समाचार आते हैं? टीवी समाचार। की टीवी में जो समाचार आते हैं उनको हम टीवी समाचार बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टीवी है वो एक श्रव्य दृश्य माध्यम है, यानी टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं उनको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए इसको हम ऑडियो विजुअल या श्रव्य दृश्य माध्यम कहते हैं। टीवी में जो समाचार आते हैं उनके लिए लेखन कैसे किया जाता है? टीवी समाचार लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें कौन सी है, इनका अध्ययन हम अभी करेंगे। टीवी समाचारों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देखो ये है। सबसे पहले है कि दृश्यों की प्रधानता। टीवी है उसमें जो समाचार आते हैं उनमें समाचारों के साथ साथ दृश्य भी दिखाए जाते हैं समाचार से जुड़े हुए, तो दृश्यों की प्रधानता होती है टीवी समाचारों में। दूसरी बात है दृश्यों के अनुसार भाषा, जो दृश्य दिखाए जाए उन्हीं के अनुसार भाषा हो, और जैसी भाषा समाचार वाचक बोल रहा है वैसे ही दृश्य दिखाई जाए। यानी कहने का मतलब जैसे कोई समाचार दिखाए जा रहे हो उससे समाचार से संबंधित ही दृश्य दिखाए जाए, न कि कोई दूसरे दृश्य दिखाए जाए। तीसरी बात है तथ्य आधारित। टीवी समाचार होते हैं, समाचार कोई से भी हो जाए वो तथ्य आधारित होते हैं, तो टीवी समाचार भी तथ्य आधारित होते हैं और तथ्य आधारित ही होने चाहिए। अगर बिना तथ्यों के समाचार बोले जाएंगे या सुनाए जाएंगे तो उन पर विश्वसनीयता नहीं रहेगी। अगली बात है भाषा सरल एवं सहज हो। देखो समाचार पढ़ने वाला तो साक्षर व्यक्ति ही समाचार पत्र पढ़ता है, इसलिए भाषा थोड़ी बहुत कठिन हो तो भी चलेगी, लेकिन टीवी देखने वाला हर व्यक्ति साक्षर हो ऐसा जरूरी नहीं है। टीवी अनपढ़ लोग भी देखते हैं, समाचार अनपढ़ लोग भी सुनते हैं, इसलिए भाषा एकदम सरल एवं सहज होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि देखने वाले एवं सुनने वाले को उसका लाभ मिल सके, हर बात आसानी से समझ में आ सके। इसके बाद है तथ्यों का दोहराव न हो, यानी एक ही एक खबर बार बार दिखाए जाने से बचना चाहिए। ये नहीं कि एक एक खबर को पूरे दिन प्रसारित किया जाए, इससे क्या होता है कि उस खबर के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाती है। अगली बात है भ्रामक एवं कल्पनाशील सूचना का प्रसारण नहीं हो, यानी ऐसी कोई सूचना प्रसारित नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई समाचार प्रसारित नहीं करना चाहिए जिससे जनता में या जनसाधारण में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो और कल्पना का सहारा लेना पड़े। इस प्रकार की कोई सूचना या समाचार प्रसारित नहीं किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की अगर कोई सूचना प्रसारित होगी तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उस समाचार पर विश्वसनीयता नहीं रहेगी, और कल्पना का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। अनुमान या कल्पना के आधार पर कोई समाचार प्रसारित नहीं करना चाहिए। अब हम अध्ययन करेंगे टीवी समाचारों से जुड़ी हुई शब्दावली का। अनेक प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जो हम बार बार टीवी में सुनते हैं, तो उनके देखो अर्थ क्या होते हैं, हम अध्ययन अभी करेंगे। देखो ये टीवी समाचारों से संबंधित शब्दावली है। सबसे पहले है बाइट्स। बाइट्स किसे कहा जाता है? जैसे टीवी में समाचार आते हैं, हम देखते हैं कि जो समाचार सुनाने वाला है वो सुनाते सुनाते बाद में जो वहां मौजूद लोग हैं, घटना के वक्त मौजूद लोग हैं, उन लोगों के साक्षात्कार हमें दिखाते हैं। 20 से 40 सेकंड के लोगों से बात करते हैं कि आपने क्या देखा। तो उस प्रकार के जो लघु साक्षात्कार होते हैं उन्हें हम बाइट्स कहते हैं। क्या होता है बाइट्स? कि घटना से संबंधित, घटना से जुड़े लोगों से 20 से 40 सेकंड की जो बातचीत होती है उन्हें बाइट्स कहा जाता है। फिर है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, इससे आप समझ गए होंगे, कोई महत्वपूर्ण खबर जो तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है कम शब्दों में, और ज्यादा खबर जब दर्शकों के पास पहुंचाई जाती है, कोई बड़ी खबर है और तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज कहा जाता है। इसके बाद ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में क्या होता है? इसमें जो न्यूज एंकर है, समाचार पढ़ने वाला, वो समाचार के बारे में या खबर के बारे में बताता है, कौन, क्या, कब, कहां, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते हुए, यानी महत्वपूर्ण जो जानकारी समाचार की देता है वो ड्राई एंकर कहलाता है। फिर है फोन इन। इसमें क्या होता है
समाचार पढ़ने वाला है, एंकर है। समाचार पढ़ने वाले को हम एंकर कहते हैं। जब एंकर घटनास्थल पर मौजूद रिपोर्टर के पास फोन करके और उससे समाचार हमें सुनवाता है, वो फोन इन। कई बार हम समाचार देखते हैं कि समाचार पढ़ते पढ़ते जो एंकर है वो उस रिपोर्टर को फोन करता है जो उस घटना के वक्त वहां मौजूद होता है और उससे समाचार के बारे में जानकारी लेता है, तो वो फोन इन कहलाता है। फिर है एंकर विजुअल। इसमें घटना या समाचार से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं एंकर के द्वारा। एंकर बाइट। एंकर बाइट में एंकर क्या करता है, घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके कथन हमें सुनाता है, उस समाचार को प्रामाणिकता देने के लिए, प्रामाणिक बनाने के लिए, तो वो एंकर बाइट कहलाता है। उसके बाद है लाइव। जो घटना घटित हो रही है उसका लाइव प्रसारण करना, उसी स्थान से प्रसारण हमें दिखाई देना, वो लाइव कहलाता है। जैसे मान लो मतगणना चल रही है, मतगणना स्थल से ही लाइव हमें जो दिखाया जाता है वो लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज। इसमें न्यूज एंकर है, समाचार पढ़ने वाला है, वो पूरे समाचार को पूर्णता के साथ पेश करता है, पूरी सभी सूचनाओं के साथ हमें पेश करता है, तो उसको एंकर पैकेज कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने टीवी समाचारों के बारे में देखा। टीवी समाचारों की सबसे खास बात क्या है कि निरक्षर लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं, वो भी समाचार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और दृश्यों के कारण या चित्रों के कारण समाचार है वो रोचक लगता है, आकर्षक लगता है। अब हम अध्ययन करेंगे फिल्म पटकथा। देखो फिल्म पटकथा क्या होती है, किसी भी धारावाहिक या फिल्म का दृश्यांकन या फिल्मांकन जिस कथानक के आधार पर किया जाता है उसे फिल्म पटकथा कहते हैं। इसे स्क्रिप्ट भी कहा जाता है। यानी जिस कहानी या जिस कथानक के आधार पर कोई फिल्म या धारावाहिक बनाया जाता है उस कथानक को क्या कहा जाता है, फिल्म पटकथा कहा जाता है। देखो कोई भी कहानी होती है उससे पटकथा तैयार होती है, कोई भी कहानी है उससे पटकथा तैयार होती है, पटकथा लिखी जाती है। पटकथा के बाद संवाद होते हैं, संवाद बनाए जाते हैं कि कौन सा पात्र क्या बोलेगा और कैसे बोलेगा, और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन होता है, फिल्म का या धारावाहिक का निर्माण उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो समाचार, टीवी समाचार, फिल्म पटकथा लिखते समय भी ध्यान रखना चाहिए, भाषा सहज, सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, पात्रों के अनुकूल हो और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए जो पर्दे पर चित्रांकन उनका किया जा सके। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के बाद तीसरा माध्यम होता है वो नव माध्यम होता है, जिसे हम न्यू मीडिया भी कहते हैं। नव माध्यम, इसे न्यू मीडिया कहा जाता है, और इसका जो प्रमुख माध्यम है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के नाम से आप सभी वाकिफ हैं। इसको हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, वर्तमान में सबसे सशक्त माध्यम है, सबसे लोकप्रिय माध्यम है, मनोरंजन का भी साधन है, समाचार भी हम प्राप्त कर सकते हैं, अपने अध्ययन को भी जारी रख सकते हैं। आज हमारा ये अध्ययन जो चल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, ये भी इंटरनेट के कारण ही संभव है। यानी इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ही बदल दिया है एक तरह से। तो ये संचार का एक बहुत ही सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम बनकर उभरा है। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इंटरनेट, जिसे हिंदी में हम अंतर्जाल कहते हैं, यह विश्वव्यापी अंतर्जाल होता है। पूरे विश्व भर के करोड़ों कंप्यूटर इसके अंतर्गत जुड़े हुए होते हैं, उनका एक जाल होता है। ये सूचना, ज्ञान, मनोरंजन, परस्पर संवाद एवं लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं, मनोरंजन भी कर सकते हैं, परस्पर संवाद यानी आपस में बातचीत भी कर सकते हैं मोबाइल फोन के द्वारा या वीडियो कॉल के द्वारा, एवं लेखन अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। लेखन अभिव्यक्ति यानी हम अपनी लेखन जो कौशल है अपना, उसका भी हम परिचय दे सकते हैं, और जो कुछ भी कहानी, कविता लिख के और साइट पर अपन डाल सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा अपने विचारों, कहानी, कविता, समाचार आदि को सोशल साइट या ब्लॉग के द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रेषित कर सकता है। यानी जिसमें प्रतिभा होती है वो चाहे अपने विचार हो, चाहे उसके द्वारा लिखी कोई कहानी हो, चाहे उसके द्वारा लिखी कोई कविता हो या समाचार हो, उन सभी को वो सोशल साइट पर अपलोड कर सकता है या अपने ब्लॉग यानी जैसे फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसके द्वारा संपूर्ण विश्व में प्रेषित भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये इंटरनेट के माध्यम से ये सब कुछ संभव है। अब हम इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंटरनेट पर जो समाचार प्रसारित होते हैं उसकी जो पत्रकारिता होती है वो किस हिसाब से होती है, किस प्रकार उसमें लेखन कार्य होता है और किस हिसाब से इंटरनेट पर जो समाचार होते हैं वो बनाए जाते हैं और प्रसारित किए जाते हैं। देखो इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है, इसे हम ऑनलाइन पत्रकारिता भी कह सकते हैं, इसे हम साइबर पत्रकारिता भी कह सकते हैं और इसे हम वेब पत्रकारिता भी कह सकते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता एवं वेब पत्रकारिता भी कहा जाता है। इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। यानी जब हम इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन करते हैं या समाचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, इंटरनेट पत्रकारिता कहा जाता है। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है, तो इंटरनेट पर समाचारों का प्रकाशन या आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। इसके बाद देखो भारत में इस पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 ईस्वी से माना जाता है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1993 ईस्वी से मानी जाती है, लेकिन प्रभावी चरण 2003 से माना जाता है। 1993 ईस्वी से शुरुआत हो गई थी इंटरनेट पत्रकारिता की भारत में, लेकिन प्रभावी रूप से शुरुआत 2003 ईस्वी से मानी जाती है। rediff.com ये भारत की पहली वेबसाइट है। भारत की पहली वेबसाइट पूछी जाए तो कौन सी है, rediff.com। विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। पहली साइट तो rediff.com थी, लेकिन विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय किसे दिया जाता है, तहलका.com वेबसाइट का नाम है, उसे दिया जाता है। इस तहलका.com ने ऐसा बताते हैं कि अपने स्टिंग ऑपरेशंस के माध्यम से पूरे संसार भर में अपने नाम के अनुरूप तहलका मचा दिया था, तो इसको विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय दिया जाता है। हिंदी वेब जगत की सबसे बड़ी समस्या फोंट की थी। फोंट, हिंदी इंग्लिश ये फोंट होते हैं, उनकी थी, किंतु मंगल यूनिकोड फोंट ने हिंदी साइट्स को दुनिया भर में पठनीय बना दिया। पठनीय यानी पढ़ने योग्य बना दिया। क्या समस्या थी कि हिंदी की जो साइट्स थी, हिंदी के जो समाचार थे वो दूसरे वेबसाइट्स पर वो अपलोड नहीं होते थे या शो नहीं होते थे, दिखाई नहीं देते थे, फोंट की समस्या थी उनमें। लेकिन जब मंगल यूनिकोड फोंट का नाम है ये फोंट विकसित हो गया, उसके बाद से दुनिया भर में कहीं भी अपनी जो हिंदी की साइट्स हैं उनको कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। अब देखो इंटरनेट पत्रकारिता है, उसके दो रूप माने जाते हैं। कितने रूप माने जाते हैं इंटरनेट पत्रकारिता के, दो रूप माने जाते हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो देखो इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप माने जाते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता के दो रूप माने जाते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता के कितने रूप होते हैं। दो रूप होते हैं। पहला रूप होता है कोई रिपोर्टर द्वारा अपने समाचारों को ईमेल द्वारा अन्यत्र भेजना, कि कोई रिपोर्टर है वो समाचार एकत्रित करता है, उनको लिखता है और फिर ईमेल के द्वारा अन्यत्र यानी दूसरी जगह पर भेजता है। एक रूप तो ये होता है इंटरनेट पत्रकारिता का, किसी रिपोर्टर द्वारा अपने समाचारों को ईमेल के माध्यम से दूसरी जगह भेजना, दूसरे व्यक्ति के पास भेजना। दूसरा रूप है पत्रकार द्वारा लिखे गए आलेखों को अपने पोर्टल या अपनी साइट पर प्रकाशित करना। पहला रूप तो है रिपोर्टर से संबंधित, उसमें वो अपने समाचार है वो ईमेल के माध्यम से दूसरी जगह भेजता है। और दूसरा रूप है पत्रकार से संबंधित, जो
विभिन्न प्रकार के जो आलेख होते हैं लिखे हुए लेखकों के, वो अपने पोर्टल पर या अपनी साइट पर प्रकाशित करते हैं। इंटरनेट पत्रकारिता करते समय देखो, किसी भी व्यक्ति को जब वो इंटरनेट पत्रकारिता करने का इच्छुक है तो सबसे पहले उसके लिए आवश्यक है कि उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर का अगर उसे ज्ञान नहीं है तो वो इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कर सकता। उसके साथ ही उसे कंप्यूटर के ज्ञान के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए और गुणवत्ता का भी उसको ध्यान रखना चाहिए, तभी वो इंटरनेट पत्रकारिता आसानी से कर पाएगा, अच्छी इंटरनेट पत्रकारिता कर पाएगा, अन्यथा तो नहीं कर पाएगा। इस प्रकार हमने समाचार माध्यम पढ़े। समाचार किसे कहते हैं, समाचार के कौन कौन से माध्यम होते हैं। मुद्रित माध्यम जिसमें समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसमें रेडियो, टीवी और फिल्म होते हैं, उसके बाद नव माध्यम जिसके अंतर्गत इंटरनेट होता है। इन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया, सभी के बारे में, समाचारों के बारे में पढ़ा कि रेडियो समाचार कैसे लिखे जाते हैं, टीवी समाचार कैसे लिखे जाते हैं, समाचार पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इंटरनेट पर पत्रकारिता कैसे की जाती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हमने समग्र रूप से अध्ययन किया है। तो आप सभी ध्यान से वीडियो को देखना, समझना और फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके और अपने सहपाठियों के साथ भी वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।